हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकल गुप्ता। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गुड़गांव में विशेष राहगीर दिवस का आयोजन किया गया। इस राहगीरी दिवस में शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों ने भाग लिया और लोगों को राहगीरी में निःशक्त व्यक्ति बास्केटबॉल से लेकर नृत्य कला, साइकिलिंग और अन्य मनोरंजन करते नजर आए। हंसी खुशी के साथ अपना जीवन जीते हुए भी दिखाई दिए। कार्यक्रम में गुड़गांव, भिवानी और फरीदाबाद के लगभग 150 शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर बांटी गई। इस कार्यक्रम में लगभग 40 से 50 स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी भाग लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गुड़गांव में विशेष राहगीर दिवस का आयोजन किया गया। इस राहगीर दिवस में शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति ने भाग लिया और लोगों को राहगीरी में निःशक्त व्यक्ति बास्केटबॉल से लेकर नृत्य कला, स्केटिंग, ताइक्वांडो, साइकिलिंग और अन्य मनोरंजन कृत्य करते नजर आए और हंसी खुशी के साथ अपना जीवन जीते हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम में गुड़गांव, भिवानी, फरीदाबाद के लगभग 150 शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, मेंटल रिटार्डेड किट, हियरिंग मशीनें बांटी गई। इस कार्यक्रम में लगभग 40 से 50 स्वयंसेवी संस्थाओं ने भाग लिया। इसी समारोह का उत्साहवर्धन करने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय सामाजिक और न्याय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विजय चौटाला, हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री महावीर और सोहना विधायक तेजपाल तनगर, साथ ही गुड़गांव के विधायक उमेश अग्रवाल भी समारोह में पहुंचे। वहीं फरीदाबाद के धौस क्षेत्र के गांव टीकरी खेड़ा में दूध पीने से एक ही परिवार के मां सहित 7 बच्चों की अचानक तबीयत खराब हो गई। अन्न पानन में पूरे परिवार को फरीदाबाद के बीके अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। हालांकि डॉक्टरों की माने तो परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य पहले से ठीक है और बच्चों के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट को बुलाया गया है। पता पूरा परिवार हॉस्पिटल में है। कैसे रात में दूध मंगाया और रख दिया फ्रिज में, लाइट आई ना रात में, और सुबह वहाँ से आके दूध सब बच्चे ने पिया, नहीं पिया। अगर पीने 2-2.5 घंटे बाद हम 2-1 घंटे खंड सही रहे खूब अच्छे। कहाँ से मंगाए थे दूध? ऐसे मंगा पास में से कई जमींदार के। भैंस का दूध था या फिर थैली वाला जो दूध? भैंस का दूध। वहीं से आ गए। कितने लोग हैं जो भी फिलहाल बीमार है एक ही परिवार में? 8 लोग हैं। 7 बच्चे, 1 माँ। रात को जिम्मेदार के से दूध मंगाया था, वो फ्रिज में रख दिया था। रात में लाइट नहीं आई, इसलिए सुबह दूध होता है तो हमने उसमें सोडा भेज दिया, तो गर्म करके पी लिया वो दूध। फिर उसके बाद 2.5 घंटे बाद उल्टी होनी शुरू हो गई। तो कितने लोग हैं परिवार के जो सबने दूध पिया था? ये 8 लोग अपने जी, 8 लोगों के उल्टियाँ होना शुरू हो गई दूध पीने। तो रोजाना आप उसी जमींदार से दूध लेते थे? रोज नहीं हुआ, आज ही हुआ था।
ये एक ही परिवार के सब लोग हैं और कल रात को इन्होंने फ्रिज में से निकाल के ठंडा दूध किया था और उसके बाद से फिर ये गैस्ट्राइटिस हो गई है सभी को और वैसे सबके ठीक है, वाइटल्स ठीक है और बच्चों के लिए डॉक्टर विकास जो इलेक्ट्रिशियन ऑन कॉल है उनको कॉल करें। ये जब एडल्ट तो ठीक है। ये हॉस्पिटल में आए थे तब कैसी कंडीशन थी? थोड़ा सा माइल्ड डिहाइड्रेशन था इनको, स्टेबल अब दवाई दे दी गई है, दवाइयाँ और फ्लूइड्स और ग्लूकोज चल रहे हैं। गुड़गांव के बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। वाकया रविवार करीब 1 बजे का है। जानकारी के मुताबिक बिहार का रहने वाला 10 वर्षीय रिसु अपने चचेरे भाई राजा के साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बने तालाब में नहाने गया था, लेकिन पैर फिसलने की वजह से दोनों छात्र तालाब के अंदर गहरे पानी में चले गए। लगभग 1 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि बसई रोड पर जो 6 नंबर ये है हमारा तालाब, इसमें 2 बच्चे नहा रहे थे और डूब गए। तो जैसे हमें सूचना मिली, हमने तीनों स्टेशन से अपनी गाड़ियाँ निकाली, बोट वगैरह जो रेस्क्यू हमारे पास टूल थे वो लेकर हम यहाँ पहुँचे और लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद पहले एक निकाला हमने, लगभग 2:35 के आसपास एक निकाला और जैसे हमें उसके लोकेशन का पता चला वो कहाँ से निकला, वही एरिया हमने टारगेट करा और उसके 2:50 पर हमने दूसरा बच्चे को निकाल दिया। क्या उम्र है बच्चे? एक तो 10 साल के आसपास का, एक 17-18 साल का। क्या करने के लिए? ये नहाने के लिए उतरे थे यहाँ पे और क्योंकि इसमें तालाब के अंदर पहले तो पानी कम है और उसके बाद एकदम स्लोप है और स्लोप के अंदर पानी 15 से 18 फुट के करीब पानी है नीचे और 18 फुट के करीब वो अंदर पानी में थे जहाँ से उनको निकाल दिया। नगर निगम सभागार में आयोजित श्री वैष्णो वैश्य समाज के वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे विधायक विपुल गोयल ने कहा कि वर्तमान समय में वैश्य समाज को राजनीति में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना चाहिए ताकि सही तरीके से समाज और देश की सेवा की जा सके। समाज का 3रा वार्षिकोत्सव रविवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस वार्षिकोत्सव में वैश्य समाज से जुड़े हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। नन्हे मुन्नों का डांस देख दर्शक दीर्घा में बैठे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और दर्शक सभी आश्चर्यचकित थे। इस अवसर में तकरीबन 25 बच्चों ने अपनी मनमोहक और आकर्षक प्रस्तुति से सभी को भाव विभोर कर दिया। समारोह के मुख्य अतिथि फरीदाबाद विधायक विपुल गोयल ने मेधावी बच्चों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विपुल गोयल को दिल्ली की गंगा प्रसाद सुमन ने अपनी पुस्तक चिंतन धारा भाग 3 भेंट की। वैश्य समाज के प्रधान जेपी गुप्ता ने बताया
कि समारोह श्री वैष्णव वैश्य समाज, श्री वैष्णव वैश्य महिला संगठन और श्री वैष्णव वैश्य युवा संगठन का 3रा वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। इस तरह के मौके पर हम महिला, युवा वर्ग और बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर देते हैं। वार्षिकोत्सव पर पूरे फरीदाबाद के हजारों वैश्य समाज के लोग आए हुए थे, जिन्हें हम समाज में फैली हुई कुरीतियों के बारे में बताते हैं और आने वाला समय देश हित के लिए दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या पर खासकर ध्यान देने का संदेश देता है। समाज से संबंध रखने वाले फरीदाबाद विधानसभा के विधायक विपुल गोयल की माने तो देश की सेवा करने के लिए राजनीति से अच्छा कोई मंच नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने वैश्य समाज के लोगों को संदेश दिया और अपील की कि देश की सेवा करनी है तो ज्यादा से ज्यादा लोग राजनीति में आए। उनके इस बयान से माना जा सकता है कि देश की सेवा करने का सही रास्ता एकमात्र राजनीति है। फिलहाल खबर हरियाणा में अभी के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है खबर हरियाणा में। चलिए करते हैं कुछ और खबरों का। थाना दारूहेड़ा पुलिस ने करीब 2 महीने पहले रेवाड़ी जिले के गांव मालाहेड़ा के एक घर से सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले महीने रेवाड़ी जिले के औद्योगिक कस्बा दारूखेड़ा के गाँव मालाहेड़ा में राम मेहर के घर चोरी हो गई थी और चोर वहां से सोने चांदी के जेवरात और 23,000 रुपए नकदी उड़ा ले गए थे। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी और अब उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा है जी, 1 फरवरी को इसने रामेर के घर चोरी करी थी और मालाहेड़ा का रहने वाला है, उसके घर चोरी करी थी। चोरी करने के बाद इसने सोने चांदी के जेवरात चोरी थे और 23,000 रुपये नकदी चोरी थी। तो इसको मैंने कल शाम में जो है गाँव मीरपुर से गिरफ्तार कराया है। इस पर रामेर ने शक किया था कि भाई दीपक सन्नोप हवा सिंह ने मेरे घर में चोरी की थी। तो मैंने इससे गहनता से पूछताछ की तो इसने सारी चीज़ें कबूल कर ली और अपने मौसा ब्रह्मानंद के घर से सोने
का मंगलसूत्र, सोने के जो भी सामान थे, जो सामान था और सोना चांदी के जेवरात थे और नकदी थी बरामद करा दी। 23,000 रुपये नकदी चोरी की थी इसने, 8,000 रुपये खाने पीने में खर्च कर दिए और 15,000 रुपये बरामद हो चुके हैं। अभी क्या कुछ कार्रवाई की गई? कार्रवाई इसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर रहा हूँ। वहीं फरीदाबाद के बाईपास रोड पर फिर एक महिला सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। महिला को सड़क दुर्घटना के बाद एक ऑटो चालक ने महिला के परिजनों को बुलाकर सेक्टर 8 के सर्वोदय हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन सर्वोदय हॉस्पिटल के निजी डॉक्टरों ने पैसे के कारण लापरवाही कर दी, जिसके बाद महिला की हॉस्पिटल में ही मौत हो गई। देखिए एक रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर अजय तिवारी है। मैं भारतीय प्रवासी परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि एक प्रवासी व्यक्ति का एक्सीडेंट रोड पर हो गया, एक भला चालक उसे लेकर हॉस्पिटल जब आया, उसने कहा साहब ये मरीज जिसका एक्सीडेंट हुआ है अस्पताल में एडमिट कर लीजिए, लेकिन अस्पताल वालों ने उनसे पैसे की डिमांड की और जैसे ही अंदर ले जाने का प्रयास किया, अंदर गई और मरीज मर गई। यहाँ की सरकार को सबसे पहले सारे हॉस्पिटल को ये निर्देश देना चाहिए कि फर्स्ट एड का बॉक्स फ्री में रखा जाए और पहले मरीज का इलाज फर्स्ट एड के द्वारा किया जाए, ताकि कम से कम किसी से पैसे ना मांगे जाए। अगर भारत सरकार इस तरह नहीं करेगी, मानवता नहीं बचेगी, तो कोई किसी की बचाने की मदद नहीं करेगा। आज एक ऑटो चालक जब उसको उठा के लाया तो आप सोचिए उस ऑटो चालक तो अवार्ड का काम किया है, लेकिन यहाँ के अस्पताल के लोग ऐसे हमेशा करते हैं। कोई मरीज आ जाएगा, पहले पैसे दो फिर इलाज कराओ। ये तरीका डॉक्टर ने ऐसा सुनने को मिला है 4-5 लाख रुपए मांगे गए कि पीछे किसी नीली बत्ती वाले की गाड़ी थी, अगर वो चाहते तो वो भी मदद कर सकते थे, लेकिन हो सकता है उन्होंने ना देखा हो, या अगर देखा हो तो आगे बढ़ गए हो। डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टर तो ये सोच रहे हैं कि कैसे मरीज मर गया तो प्रक्रिया शुरू करेंगे, उस बेचारे का पोस्टमार्टम हो जाएगा, वो आदमी अपना घर ले जाएगा, लेकिन उसके बच्चों का क्या होगा? पांच साल और 17 आदेशों के बाद आखिरकार पंजाब हरियाणा कोर्ट ने हरियाणा सरकार के स्कूल शिक्षा नियम 134A को वैध ठहरा दिया। कोर्ट ने विगत अप्रैल 2015 को निजी स्कूलों की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया था। उसके बाद भी निजी स्कूल की मनमानी को रोकने के लिए मुकदमा डालने वाले सत्यवीर हुड्डा ने अभिभावकों को जागरूक करने के लिए प्रदेश के जिलों में जाना शुरू कर दिया। देखिए पूरा मामला। इन दिनों चर्चाओं में चल रहे निजी स्कूलों की मनमानी रवैये को ठीक करने के लिए और अभिभावकों को जागरूक करने के लिए 2+5 मुद्दे जन आंदोलन के अध्यक्ष सत्यवीर हुड्डा ने प्रदेश के जिलों में जाकर अभिभावकों को जागरूक करना शुरू कर दिया। आज फरीदाबाद जिले में पहुंचे 2+5 मुद्दे जन आंदोलन के अध्यक्ष सत्यवीर हुड्डा ने अभिभावकों को जागरूक किया और नियम 134A के तहत अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि जनवरी 2010 में सत्यवीर हुड्डा ने एक वकील होने के साथ साथ समाज सेवा के लिए पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में याचिका डाली थी कि 2 लाख सालाना आय वाले अभिभावकों के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला मिले। इसका फैसला 2013 में उनके हक में आ गया। अगर निजी स्कूलों ने अपनी आमदनी के जरिए को कम होते देख कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल दी, जिसे कोर्ट द्वारा 1 अप्रैल 2015 को खारिज कर दिया गया। आखिरकार 5 साल और 17 आदेशों के बाद पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने हरियाणा सरकार के स्कूल शिक्षा नियम 134A को वैध ठहरा दिया, मगर अभी भी निजी स्कूल अपनी मनमानी से फीस बढ़ोतरी और अन्य सामान के नाम पर लूट खसोट कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अभिभावकों के हित के लिए एक आंदोलन शुरू किया है, जिसके तहत वो प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाकर अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई भी निजी स्कूल कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमानी से फीस बढ़ोतरी कर अभिभावकों से लेता है, तो इसके लिए उन्होंने एक कमेटी गठित की है, जो दोषी स्कूल की पिछले 5 साल तक की फीस छूट सहित वापस कराएगी।
मेरा नाम सत्यवीर सिंह, सीनियर एडवोकेट, अध्यक्ष 2-5 मुद्दे जन आंदोलन। हमारे मुद्दे मेन तौर पर 2 हैं। नियम 134A को लागू कराना, जिसके तहत गरीब घराने के बच्चे जिसके माँ बाप की आमदनी 2 लाख या 2 लाख से कम है या BPL कार्ड होल्डर हैं, वे 25% सीटों पर हर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के अधिकारी हैं। यह आदरणीय हाई कोर्ट का फैसले के अनुसार हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उन गरीब घराने के बच्चों को ये दाखिले मिल सके और उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। नंबर 2 हमारा ये जो है, जो प्राइवेट स्कूल मनमानी और महंगी फीस लेते हैं, हर साल बिगड़ कांड के फीस बढ़ा देते, रूल 158 के तहत फार्म 6 नहीं भरते और ना फीस पास कराते, उसके प्रति 158 को लागू कराने के लिए आदरणीय हाई कोर्ट में हमारे जवाब में हरियाणा सरकार ने लिख के दिया कि वे 3 आदमी की कमेटी बना दी। अब वो कमेटी फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी बनेगी, जिसके चेयरमैन हर कमिश्नर है, 1 मेंबर DO और 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जिसको भी लगता है कि फीस गलत बढ़ा दी गई या पिछले साल या पिछले 5 सालों के दौरान भी मनमर्जी की फीस बढ़ाई गई, तो वो दरखास्त कमिश्नर को दे दें, अध्यक्ष 2 फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी को दरखास्त दे दें, तो ब्याज समेत भी पिछले 5 साल की फीस वापस कर दी जाएगी। और कौन सी तारीख को आपने केस डाला था और कब आप जीते हैं? हमने जनवरी 2010 में केस डाला, जिसमें 20 नवंबर 2013 को हम जीत गए। उसके बाद प्राइवेट स्कूल वाले केस डाला, उसका फैसला 1 अप्रैल 2015 को हो गया और उसमें नियम 134 को कानून वैध ठहराया है। सबको एडमिशन कराने का प्रावधान मिल चुका है। अब ये कोई रुकावट कानून में नहीं रही, सब फैसला हाई कोर्ट से हो चुके हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि प्राइवेट स्कूल वाले इसको राजी लागू करेंगे। और एक खास बात है, अब तो नर्सरी से लेकर 8वीं तक के तो सरकारी पैसे देगी स्कूल वालों को। अब तो स्कूल वाले राजी हो रहे हैं अंदर और वो बच्चों को उन्होंने खुशी दाखिला देना चाहिए। करनाल CM सिटी बनने के बाद करनाल में प्रदेश स्तरीय सरकारी और निजी संगठनों के धरने प्रदर्शनों की संख्या लगातार बढ़ी है। करनाल पुलिस ने इससे निपटने और शहरवासियों को सुरक्षित को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार के विरोध से निपटने के लिए करनाल पुलिस ने एक स्पेशल रिजर्व टुकड़ी तैयार की है। देखिए एक रिपोर्ट। करनाल CM सिटी बनने के बाद करनाल में प्रदेश स्तरीय सरकारी और निजी संगठनों के धरने प्रदर्शनों की संख्या बढ़ी। करनाल पुलिस ने इससे निपटने और शहरवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और किसी भी तरह के विरोध से निपटने के लिए करनाल पुलिस की एक स्पेशल रिजर्व टुकड़ी तैयार की, जिसे विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस रिजर्व टुकड़ी में 3 प्लाटूनों कंपनियां बनाई गई है। इन्हें अल्फा, ब्रेवो, चार्ली नाम दिया गया है। धरना प्रदर्शन करते हुए किसी भी संगठन या जुलूस को ठंडी सड़क की स्थित मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस तक नहीं जाने दिया जाएगा। इसके लिए गांधी चौक पर अब उन्हें रोक दिया जाएगा। इसको लेकर आज करनाल पुलिस अधीक्षक अभिजीत गर्ग की अध्यक्षता में गांधी चौक पर बनाए गए पॉइंट पर रिहर्सल की गई। गौरतलब है कि जब भी कोई सिटी CM सिटी बनती है तो वहाँ पर प्रदेश स्तरीय धरने प्रदर्शनों की संख्या बढ़ जाती है। इसके जहाँ शहर में ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ती है, वहीं आम लोगों को भी इससे काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। जिसको ध्यान में रखते हुए करनाल पुलिस ने विशेष प्रशिक्षित टुकड़ी तैयार की है, जो धरने प्रदर्शनों पर चलेगी ताकि आम आदमी को कोई परेशानी न हो। वहीं कोई भी प्रदर्शनकारी अगर प्रदर्शन के दौरान कानून को हाथ में लेता है या कोई तोड़फोड़ करता है तो उसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया जाएगा। इस पुलिस की टुकड़ी में प्रशिक्षित पुलिस के जवानों के साथ DSP रैंक के अधिकारी और फायर ब्रिगेड वाहन और एम्बुलेंस भी मौजूद रहेगी। सामने है जो आज हमने रिहर्सल कर रहे हैं, जनरल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए कर रहे हैं। कभी भी यहाँ पे भी करनाल में बड़ा कोई प्रदर्शन होता है तो जो मॉब आती है, जो पूरा धरना होता है, उसको रोकने के लिए ताकि आगे शहर की तरफ ना जाए, तो हमने यहाँ पे पॉइंट चूज़ किया है हॉस्पिटल चौक पे। यहाँ हम उनको रोकेंगे, ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे और इसलिए आज हम रिहर्सल कर रहे हैं अपनी पूरे साजो सामान के साथ, टीयर गैस स्क्वाड के साथ और बैरिकेड्स के साथ। यहीं पर आके ज्ञापन लिया जाएगा? हाँ, ज्ञापन भी यहीं लिया जाएगा और आगे से यहाँ से आगे किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। हाँ, वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि यही जगह है, पूरा वहाँ पे ट्रैफिक रुकता है, लोग परेशानी होती है लोगों को और कोई मकसद नहीं होना चाहिए। सही तरीका तो यही है कि अपने जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ परमिशन मिलती है वहाँ इकट्ठे हैं और वहाँ से 10 लोग 5 लोग जो भी उनके कमेटी के मेंबर हैं वो जाके ज्ञापन देकर आए या अपना ज्ञापन वहाँ पे किसी को दें। फिर भी अगर प्रदर्शन करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं तो उसकी अगर इजाज़त नहीं है उनको तो उनको यहाँ पे रोका जाएगा। स्पेशल फोर्स बनाई है, इसका नाम दिया गया? हाँ, हमने स्पेशल 3 कंपनीज बनाई हैं, अल्फा, ब्रावो और चार्ली, और इससे पूरी एक फुल कंपनी स्ट्रेंथ है और फिर फर्दर एक कंपनी में 3 प्लाटून है। तो एक जो पैरामिलिट्री में होती है फोर्स होती है, उस हिसाब से हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है।
धरती पर भगवान का दर्जा पाने वाले डॉक्टर की लापरवाही से फिर से डॉक्टरों के पेशे को दागदार कर दिया है। मामला बिलासपुर के एक निजी अस्पताल का है। बिलासपुर में बुखार होने पर वहां एक निजी डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने गई थी। एक महिला की गलत इंजेक्शन लगाने से मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। सर मेरी मिसेज को पिछले 2 दिन से बुखार था, हल्का सा फीवर था। तो हम सवेरे सत्संग में आए हुए थे बिलासपुर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में। तो वहाँ से जब सत्संग खत्म हुआ तो हम घर की तरफ जब निकले तो रास्ते में कहने लगी चलो एक बार डॉक्टर से चेक करवा लेते हैं, बुखार 2 दिन से चल रहा है, वहाँ शायद फीवर ना हो तो चलो एक बार चेक करवा लेते हैं। तो आरोग्य क्लिनिक में डॉक्टर जगमाल जी बैठते हैं, तो उनके पास हमने जब चेक करवाया तो उन्होंने एक ब्लड टेस्ट किया। ब्लड टेस्ट में इनको टाइफाइड आया। टाइफाइड आने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको 3-4 दिन लगातार इंजेक्शन लगेंगे। तो डॉक्टर साहब ने जैसे ही इंजेक्शन लगाया उसके साथ ही मतलब कुछ सेकंड के अंदर ही इनके मुंह से जुगाड़ आना शुरू हो गया, बेचैनी शुरू हो गई, तड़पने लग गई। तो उसके बाद जगमाल जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने अपनी आल्टो गाड़ी में, जिसका नंबर HR 718900 है, उसमें उठा के वो फिर डॉक्टर संजीव के पास लेके गए। वहाँ डॉक्टर संजीव की जो मिसिस हैं उन्होंने चेक किया, उन्होंने वहाँ से रेफ़र कर दिया यमुनानगर के लिए। यमुनानगर में फिर ये डॉक्टर गाबा के पास आए। डॉक्टर गाबा जी ने बाहर से ही देखते ही इनको जवाब दे दिया। तो हम जैसे ही बाहर निकले वो डॉक्टर वहाँ से भाग गया। बिल्कुल डॉक्टर की लापरवाही से हुआ जी, 101% हुआ जी, उसी की लापरवाही से हुआ है। उसने इंजेक्शन गलत लगाया है, उसने अपने कंपाउंडर से डॉक्टर ने इंजेक्शन लगवाया है। अब खुद उसने बोला कि इंजेक्शन लगाओ। अब मेरा तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। भाई आज ये थोड़ी बीमार हुई थी, हम यहाँ सत्संग में आए थे। सत्संग में आने के बाद उसको थोड़ा बुखार हो गया और वो डॉक्टर के पास आरोग्य हॉस्पिटल है बिलासपुर में, वहाँ लेके गए थे और वहाँ उसने इंजेक्शन लगवाया। उसने कहा भी आज मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, उसके बाद दोबारा फिर लगवाना है। उसके बाद इसकी तबीयत ख़राब हो गई है और वो इसको लेकर के गापो हॉस्पिटल में गए। गापो हॉस्पिटल के बाद वहाँ उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उन्होंने यहाँ भेज दी, वहाँ एक्सपायर हो गई और यहाँ इसकी डेड बॉडी ले आए। इसके घर वालों को टेलीफोन किया हुआ है, उन कहने पर जैसी कार्रवाई हुई कार्रवाई कर देंगे। डॉक्टर के खिलाफ लड़की के हस्बैंड ने कहा है कि उस डॉक्टर की गलती से ये हुआ है। अभी तो डॉक्टर को हिरासत में नहीं ले पाए हैं क्योंकि यहाँ डायरेक्ट हम सीधे यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं।